Hello students, welcome to my YouTube channel Exam Mastermind. Today we will cover chapter 7 and chapter 8 of accounting. इसके पहले के लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 6 कवर कर दिया है. अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं. प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है. आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका टॉपिक क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहला है ऑप्शन डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस. दूसरा डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज ऑन करंट एसेट. ये करंट एसेट पे तो नहीं चार्ज करते, हम लोग किस पे चार्ज करते हैं? नॉन करंट एसेट पे. ठीक है, तो ये गलत है. पहले वैसे आंसर इज ए ओनली. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. डेप्रिसिएशन इज अ डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू का डिक्लाइन है क्या? मार्केट वैल्यू का डिक्लाइन नहीं है. ये क्या होता है? जो भी आपका ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू होता है उसका डिक्लाइन होता है. ठीक है. डिप्लीशन टर्म इज यूज इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. नहीं, ये टेंजिबल एसेट में यूज होता है. डिप्लीशन हम लोग किस में यूज करते हैं? माइंस में जनरली यूज करते हैं. ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ लीज में जब हम लोग ले रहे हैं तो उसमें हम लोग डिप्लीशन चार्ज करते हैं. याद रखिएगा, इंटेंजिबल के लिए कौन सा टर्म यूज है? डेप्रिसिएशन का एमोर्टाइजेशन. क्या है? एमोर्टाइजेशन. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन है द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टीयर कॉज बाय इट्स यूजेज. ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये आंसर हमारा नहीं होगा. डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज्ड सो एज टू ascertain द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस. ये भी सही है. डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड फॉर रिप्लेसमेंट. ये भी बात सही है. ठीक है. When the market value of an asset is higher than the book value, depreciation is not charged. ये तो गलत बात है. डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. एक्चुअली हम लोग मार्केट कंडीशंस को देखते नहीं है. कोई भी कंडीशन हो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज तो करेंगे. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आवर आंसर इज डी. Now let's see question number 3. Which of the following statements are correct? When the market value of an asset is higher than the book value, depreciation is not charged. कुछ भी हो depreciation तो चार्ज करेंगे. This statement is wrong. Depreciation is also charged on current assets. Current assets पे चार्ज करते हैं क्या? नहीं, हम लोग नॉन करंट एसेट्स पे चार्ज करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट टू इट्स मार्केट वैल्यू. डेप्रिसिएशन हम लोग इसलिए चार्ज करते हैं क्या? ताकि उसका वैल्यू घटा सके मार्केट वैल्यू पे. नहीं. लास्ट ऑप्शन इज आंसर तो वैसे डी होगा. इफ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, डेप्रिसिएशन नीड्स टू बी चार्ज. ठीक है, ये कोई भी केस हो, आप मेंटेनेंस करा रहे हो चाहे नहीं हो, डेप्रिसिएशन तो आपको चार्ज किया ही जाएगा. ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ नहीं लिखा है कि ये मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर का डेप्रिसिएशन ट्रीट करेंगे. ठीक है, आप मेंटेन करा रहे हो चाहे नहीं करा रहे हो, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बिल्ड्स अप द सीक्रेट रिजर्व इन द बिजनेस. ठीक है, ये स्टेटमेंट ही करेक्ट लग रहा है. तो आंसर आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर वही हो जाएगा. एक्चुअली सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? कोई भी रिजर्व को हम लोग जब जानबूझ के एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा कोई जनरल रिजर्व है. ठीक है, इसमें वैल्यू डालना था 3000. ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जानबूझ के 5000 डाल दिया. ये 2000 जो एक्स्ट्रा डाला, ये क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने जनरल रिजर्व में डाला है. ठीक है, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ के लिए डाला गया, ये 2000 रुपये एक्स्ट्रा किसके लिए डाला गया. ठीक है, तो इसी टाइप के रिजर्व को क्या बोला जाता है? सीक्रेट रिजर्व. तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिएशन ऑफ रिजर्व रिड्यूसेस द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है? कि जितना भी हम टैक्स बचा सके, ठीक है, हमारा टैक्स का प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा. तो रिजर्व करने से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ता है ना कि घटता है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू मीट फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉस द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन. रिजर्व हम लोग इसलिए बताने ये इसलिए नहीं बनाते हैं. इसके लिए क्या बनाया जाता है? इसके लिए प्रोविजंस बनाया जाता है, ना कि रिजर्व. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. प्रोविजंस इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये सही आंसर है. प्रोविजन को हम लोग हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की करते हैं. देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. चार्ज हम लोग कब करते हैं? चार्ज हम लोग तब करते हैं जब चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, आपको वो अमाउंट देना ही पड़ेगा. तो उसको क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है. एप्रोप्रिएशन हम लोग कब करते हैं? जब आपको प्रॉफिट हुआ तभी ना आप कुछ बांटोगे. एप्रोप्रिएशन का मतलब था बांटना, प्रॉफिट को बांटना. तो एप्रोप्रिएशन हम लोग तभी करते हैं जब कुछ प्रॉफिट हुआ हो. ठीक है, लेकिन चार्ज प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, हर केस में चार्ज किया जाएगा एक्सपेंडिचर. Now we'll see the next question. कुछ इजी क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं. डेप्रिसिएशन इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ व्हाट? आंसर इज एसेट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. इंस्टॉलेशन, फ्राइट एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ. ठीक है,
किसका पार्ट होता है ये? मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में बता कर रखा है, जब कोई भी एसेट ला रहे हैं तो उसको इंस्टॉल करने का खर्च और उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सब किसका पार्ट रहेगा? एसेट का ही पार्ट रहेगा, तो एसेट एक्विजिशन कॉस्ट। आंसर 4 इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन इज ए डैश अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी मैंने बताया प्रोविजन क्या है, इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a reserve created for the maintenance of a reserve created for the maintenance for maintaining a stable rate of dividend is termed as। ऐसा कौन सा रिजर्व बनाते हैं फॉर मेंटेनिंग a stable rate of dividend? डिविडेंड देने के लिए हम लोग कौन सा रिजर्व बनाते हैं? आंसर इज सी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। ना हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 8 का। ये चैप्टर 8 का जो क्वेश्चन है ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में सिलेबस काफ़ी छोटा कर दिया गया है, तो हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी का भी डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, पहला क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पेई। जो कि पेई है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना मस्ट होता है क्या? नहीं, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने ऑलरेडी बता के रखा था, हमेशा क्रेडिटर ही ड्रॉ करेगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। याद रखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? क्रेडिटर ड्रॉ करता है। और प्रोमिशनरी नोट कौन बनाता है या फिर ड्रॉ करता है? वो याद रखिएगा, हमेशा डेप्टर। डेप्टर हमेशा प्रोमिसरी नोट बनाता है, ठीक है, और क्रेडिटर हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन देखेंगे, द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉई। ठीक है, जिसको हम लोग पेमेंट कर रहे होते हैं वो ड्रॉई होता है क्या? नहीं, उसको जिसको जिसको पैसे मिलते हैं, मैंने बता के रखा, उससे क्या बोलते हैं? पेई बोलते हैं, पेई। ठीक, जो पैसे रिसीव करेगा उसको पेई बोलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पेई और ड्रॉवर दोनों सेम हो सकता है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ इट्स मेकर। सिग्नेचर तो चाहिए भाई, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो सिग्नेचर चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। द हुंडी पेएबल एट साइट इज कॉल्ड दर्शनी हुंडी। देखिए, ये काफी स्टैटिक सा फैक्ट है और यही आंसर आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, हुंडी क्या होता है? हुंडी, हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज को हिंदी में हुंडी ही बोलते हैं, ठीक है। काफी सिंपल सा नाम है, याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो कि पेएबल एट साइट होता है उसे क्या बोलते हैं? दर्शनी हुंडी। स्टैटिक टर्म ऐसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर क्या है इसका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टैंपिंग ऑफ प्रोमिशनरी नोट्स इज मैंडेटरी। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, स्टैंपिंग कराना जरूरी है, ठीक है। ये प्रोमिशनरी नोट को लिख के दे रहा है, जब तक आप उसको स्टैंपिंग नहीं कराएंगे तो उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। और स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्यों रॉन्ग है। द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट टू बी सर्टेन, ठीक है, सर्टेन होना चाहिए। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि आप बताओगे नहीं कि वापस कब करना है पैसे, ठीक है, वापस कब करना है रीपेमेंट, तो क्या फायदा उसका। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉवी। वही है, उसको क्या बोलते हैं? पेई बोलते हैं, नॉट ड्रॉवी। जिसको भी पेमेंट मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? पेई। जो पे कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? जनरली पेयर। पेई हमेशा याद रखिए, जिसको मिल रहा होता है उसे कहते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ इट्स मेकर। रिक्वायर है भाई, सिग्नेचर होना तो बहुत जरूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ, क्या होता है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द डैश अपॉन हिज डैश। बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कौन करता है? याद रखिएगा, ड्रॉवर करता है, ठीक है। किसके लिए करता है? ड्रॉई के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ए प्रोमिसनरी ए प्रोमिसरी नोट्स इज ड्रॉन बाय डैश इन फेवर ऑफ हिज। प्रोमिसरी नोट को कौन बनाता है? हमेशा याद रखिएगा, डेप्टर बनाता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। प्रोमिसनरी नोट को हमेशा कौन बनाता है? डेप्टर बनाता है, ठीक है। किसके लिए बनाता है? क्रेडिटर्स के लिए। सो द आंसर इज बी। एक माइनर करेक्शन है इसमें, ऑप्शन डी भी करेक्ट है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्रेडिटर भी बनाता है, ठीक है, और किसके लिए बनाता है? डेप्टर के लिए बनाता है। तो क्रेडिटर यहाँ पे ड्रॉवर होता है और डेप्टर यहाँ पे ड्रॉई होता है, तो इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर ए और डी दोनों होगा। सेकंड का तो थर्ड का आंसर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन से पार्टी होते हैं? जनरली लोग क्या कहेंगे कि 2 ही पार्टीज होते हैं, लेकिन टोटल 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। याद रखिएगा,
जनरली क्या होता है, ड्रॉवर और ड्रॉई सेम ही आदमी होते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है अदर केसेस में क्या हो सकता है पे भी थर्ड पर्सन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर के पास है तो ड्रॉवर किसी और को भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पे कौन हो जाएगा, ये जो अदर आदमी है वही पे हो जाता है। तो इसमें याद रखिएगा 3 पार्टीज आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश पार्टीज इन ए पी नोट। कितने पार्टीज होते हैं पी नोट में, 2 पार्टीज, ठीक है। इसमें 2 ही पार्टी होते हैं, क्रेडिटर और डेब्टर्स, ठीक है। इसको आप किसी और को नहीं दे सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉवर एंड डैश कैन नॉट बी द सेम पार्टीज इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ड्रॉवर और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि सेम पार्टी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ड्रॉवर और ड्रॉवी सेम पार्टी कभी नहीं होंगे, ऑब्वियसली 2 लोग अलग अलग होंगे। अभी मैंने बताया था कि ड्रॉवर और पे सेम पार्टी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ड्रॉवर और ड्रॉवी कभी सेम पार्टी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल ऑफ एक्सचेंज इन इंडियन लैंग्वेज इज कॉल्ड। मैंने इसका ऑप्शन नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा क्योंकि अलग अलग नाम का मैं ऑप्शन दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो याद रखिए हमेशा हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हुंडी ही बोलते हैं, हिंदी और हुंडी, याद रख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डेज ऑफ ग्रेस आर एडेड इन टर्म ऑफ बिल टू कैलकुलेट द डैश डैश डेज ऑफ ग्रेस आर एडेड इन टर्म्स ऑफ द बिल टू कैलकुलेट द डेट ऑफ इट्स, ठीक है। याद रखिएगा 3 दिन दिया जाता है मैच्योरिटी के बाद, ठीक है। सो द ऑप्शन इज 3। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपने बोला कि 3 मंथ्स में ये मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। आपने 1 जनवरी को ड्रॉ किया है और वो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में वो 1 मार्च को वो, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा। लेकिन 1 मार्च के बाद हम लोग जनरली क्या करते हैं, 3 दिन का 3 डेज का, ठीक है, ग्रेस पीरियड देते हैं, मतलब 3 मार्च 4 मार्च। जब भी बिल मैच्योर होता है उसके बाद 3 दिन का हमेशा ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो वही पूछा, बिल मैच्योर होने से पहले कितने दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, तो आंसर इज 3 डेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ टोटल रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू होता है क्या, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। सेकंड स्टेटमेंट इज, क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, इन अ ट्रेडिंग and profit and loss accounts, opening stocks appear on the debit side because it forms the part of the cost of sales for the current accounting year. तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जितने भी हमारे ओपनिंग स्टॉक्स होते हैं उसको हम लोग एज ए डेबिट बैलेंस ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है बल्कि क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Now the next statement is if the total of credit side of the profit and loss account is more than total of the debit side, the difference is gross profit, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड प्रॉफिट का ज्यादा है तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है उसे क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं हो कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट होता तो आंसर क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। Now the next question is closing stock is credited to। जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम लोग कहाँ क्रेडिट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ये पैसा हमारा बच जाता है तो इसे हम एज ए एक्सपेंस नहीं शो करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी हमारा इन्वेंट्री था, जो बची हुई इन्वेंट्री होती है उसे ही कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, एज ए क्रेडिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस, इसे हम लोग एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूरेसी ऑफ ए बुक ऑफ अकाउंट इज टेस्टेड बाय। एक्यूरेसी हम लोग किससे टेस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस से टेस्ट करते हैं। सो द आंसर इज ए। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रिटर्निंग द गुड्स टू द सेलर द बायर सेंड्स, ठीक है। जब भी सेलर गुड रिटर्न करता है तो बायर क्या भेजता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट नोट। याद रखिए हमेशा परचेज रिटर्न में क्या होता है, परचेज रिटर्न में हमेशा डेबिट नोट भेजते हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न में हमेशा क्या भेजते हैं, क्रेडिट नोट। ये याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं किसमें डेबिट नोट है किसमें क्रेडिट नोट है। याद रखिए परचेज रिटर्न में डेबिट नोट, ठीक है, और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी इज डिटरमाइंड बाय। कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की उसको कौन डिटरमाइन करता है, बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट में सारी लाइबिलिटीज सारे एसेट रहते हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन जनरली कौन दिखाता है, बैलेंस शीट दिखाता है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रिसीविंग द रिटर्न ऑफ गुड फ्रॉम द बायर द सेलर सेंड्स, ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट नोट, ठीक है, तो आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, बैलेंस शीट होता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। सो द आंसर इज 2 and 3 बोथ, सो द करेक्ट आंसर इज 5। चूज द करेक्ट chronological order for the ascertainment of following profit from the profit and loss account, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उसको डिडक्ट करके क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हटा के हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। तो क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर नेट प्रॉफिट। सो द आंसर इज 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट द फॉलोइंग्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, जो भी आपके ऑपरेशंस नॉर्मल ऑपरेशंस में खर्चा हो रहा है और एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, उसके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो डे टू डे खर्चे होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स डे टू डे में आते हैं, ठीक है, अब नॉर्मल आइटम्स, ठीक है, ये ऑपरेटिंग में नहीं आते हैं, ये अलग टाइप के खर्चे होते हैं, ठीक है, तो ये आपके आएंगे आंसर में, ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट आएगा आपके आंसर में, ठीक है, 2 इज करेक्ट। एक्सपेंसेस ऑफ ए प्योरली फाइनेंशियल नेचर, इसको भी ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इस टाइप का खर्चा क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल खर्चा, ये फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है। या फिर आपने लोन लिया होगा तो कुछ प्रोसेसिंग फी लगा होगा, ठीक है, तो ये सब खर्चा क्या है, एक फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है, तो ये ऑपरेटिंग में नहीं आता। ऑपरेटिंग में क्या होता है, जो भी आपके बिजनेस का मेन काम है उसमें जो खर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। 2 and 3, सो द आंसर इज 4। आंसर आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 4। Now the next question is, this is the last question I think, yeah. Which of the following is correct? तो हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछा है, तो याद रखिए हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, नेट माइनस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये होता है। क्या देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, नेट माइनस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग खोलेंगे तो क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ होगी, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा करेक्ट है। तो ऑपरेटिंग का नेट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स, सो द आंसर इज 3, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस या फिर टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। टिल देन हैव ए नाइस डे।